अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कतर में फैमिली वीज़ा जो है वो आजकल रिफ्यूज़ हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारे लोगों के मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो बनाएं कि फैमिली वीज़े की रिफ्यूज़ल की वजूहत क्या है, क्यों फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाती हैं। जो लोग यहाँ कतर में जॉब कर रहे हैं वो जब अपनी फैमिली वीज़ा के लिए अपनी वाइफ अपने बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। एक ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन लोगों का फैमिली वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंट वीज़ा है सबका, बच्चों का अकामा आईडी बना हुआ है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, वो भी जब 1 साल के बाद रिन्यूअल के लिए जब अकामा जाता है, क्योंकि हर साल रिन्यू होना होता है वीज़े ने, तो उस वक्त उनका वीज़ा गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है और रिन्यू नहीं करती। जिन लोगों का लगा हुआ वीज़ा है उनका कैंसिल कर देती है गवर्नमेंट। तो उसकी वजूहत क्या है, उसमें कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, तो आज हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा 7-8 मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आखिर तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें कतर फैमिली वीज़ा के हवाले से मैंने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन देखना है तो वो आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं कि कतर में आने के लिए, कतर में फैमिली बुलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके का प्रोसेस है, वो सब आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। देखिए, फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो शराइत हैं वो सिंपल ये है कि अगर आपकी 10,000 सैलरी है या इससे प्लस है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली का, लेकिन वो सैलरी आपकी आपके अकाउंट में भी आ रही हो थ्रू WPS, जो कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, और उसके साथ साथ जो आपका एग्रीमेंट है उसमें भी वो 10,000 लिखा हो, तो वो आपको फैमिली वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब हमारे जो लोग हैं, इंडियंस, पाकिस्तानीज़, इवन श्रीलंकन, तो वो ये करते हैं कि उनकी सैलरी तो होती नहीं है 10,000, तो वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह हमारी अगर 6,000 है या 7,000 सैलरी है तो वो डॉक्यूमेंट अपने वही उसी तरह सबमिट कर देते हैं। तो उनकी ये सोच होती है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो हम अपनी एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे ऑफिस में और रिक्वेस्ट करेंगे और इस तरह करके हमारा जो वीज़ा ना अप्रूव्ड हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा 100 में से 1% चांस होता है, वो भी इस बेस पे कि अगर किसी की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और कोई मेडिकल इश्यूज़ हों, तब जाके वो चीज़ें शायद गवर्नमेंट का वो जो बैठा होता है कैप्टन वो अप्रूव कर दे, अदरवाइज़ लीगली इसकी अप्रूवल नहीं मिलती है। मगर रिफ्यूज़ल होने की मेन वजह यही है कि लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं होते, उनके जो क्राइटेरिया है उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे होते, मगर वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कि शायद हमारा जुगाड़ लग जाए। तो दोस्तों, ये एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो सिस्टम खुद हर चीज़ को डिटेक्ट करता है, फिर उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट करती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का भी जुगाड़ लग जाएगा और उसको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो रिफ्यूज़ल का पॉइंट है जब लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो यही है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या वो एलिजिबल नहीं होते, मगर कोशिश करते हैं कि हम अप्लाई कर दें और हमारा जुगाड़ लग जाए। क्योंकि आपको तो पता है ना कि हम इंडियंस, पाकिस्तानीज़ तो मतलब जुगाड़ में तो मास्टर है ना, इसी चक्कर में ही रहते हैं। तो सबसे पहली वजह वीज़ा रिफ्यूज़ होने की ये है। अब दूसरा अहम पॉइंट कि उन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है जिन लोगों का वीज़ा लगा हुआ है, जिनके आईडी बने हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी वाइफ यहाँ पे है, घर लिया हुआ है, सब कुछ है, तो उनका रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है। देखिए, उनका रिफ्यूज़ होने का भी वही वजह है कि यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस या एशियन या इवन किसी भी मतलब कंट्री के लोग हैं, जब उनका ये होता है कि उनकी जो फिज़िकल सैलरी है वो WPS पे वो पूरी नहीं जा रही होती, तो वो करते क्या हैं, वो अपने एम्प्लॉयर से बात करके, अपनी कंपनी से बात करके 10,000 या 11,000 प्लस का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। अब वो एग्रीमेंट बन गया, अब सैलरी जाना शुरू हो गई। जब सैलरी जाना शुरू हो गई तो वो एलिजिबल हो जाते हैं फैमिली वीज़ा के लिए, तो वो अपनी फैमिली को उस बेस के ऊपर जो है ना बुला लेते हैं। अब जब उनकी फैमिली आ जाती है, अकामा लग गया, उनका वीज़ा लग गया, वो सब यहाँ पे पहुँच गए, तो उनकी स्कूलिंग शुरू हो गई, तो उसके बाद क्या करते हैं कि डेफिनेटली फिर एम्प्लॉयर कहता है भाई हर महीने अब मैं आपको 10,000 या 11,000 तो पे नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि लीगली एम्प्लॉयर भी बाउंड हो जाता है कि अगर उसके एम्प्लॉय ने अगर मुझ पे केस कर दिया तो मुझे हर महीने 10,000 के हिसाब से उसको सैलरी देनी पड़ जाएगी।
तो एम्प्लॉयर जो है ना वो उसको बोलता है कि भाई तुमने फैमिली बुलानी थी, बुला ली, तो अब हम आपकी सैलरी जो है ना वो जो नॉर्मल आपकी सैलरी है वही हम उसमें डिपॉजिट करेंगे या भेजेंगे। तो वो नॉर्मल सैलरी 10,000 से कम होती है, कभी 6 होती है या कभी 7,000 होती है, इससे भी कम होती है। जब वो सैलरी वापस जाना रिपीट करती है और फिर हर महीने 5,000 6,000 जा रहा होता है तो वो WPS के थ्रू, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होता है। और जब 1 साल पूरा होता है और 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली का वीज़ा रिन्यूअल के लिए सबमिट करते हैं, क्योंकि वो रिन्यूअल ऑनलाइन होता है, वो तो सिर्फ एक क्लिक पे हो जाता है अगर सब चीज़ें ओके हों। लेकिन जब आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे WPS की जो वो थ्योरी है, उनकी जो गवर्नमेंट का जो मतलब सिस्टम है, वो वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि इस बंदे की सैलरी तो जी मतलब 6,000 आ रही है या 7,000 आ रही है, तो इस बंदे का फैमिली वीज़ा हम रिन्यू क्यों करें। तो इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए सब दोस्तों से मेरा ये कहना है कि ये जो जुगाड़ वाले रास्ते हैं, नंबर 2 रास्ते हैं, इनसे दूर रहें। ठीक है, स्टेट अवे अगर आपकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है और लीगल और फिज़िकल आपके अकाउंट में आ रही है तो फिर आप कोशिश करें और इस तरीके से इसको अप्लाई करें, तब आपका वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं होगा। इवन अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो वो रिन्यूड भी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो आ रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं। तो आगे भी आने वाले जितने लोग जो लोग फैमिली बुलाना चाहते हैं वो भी तो ये बात सुन लें कि अगर उनके भी प्लानिंग ऐसी ही कुछ कर रहे हैं, वो भी जुगाड़ के चक्रों में हैं, तो ये सुन लें उनका जुगाड़ नहीं चलेगा। वीज़ा लग भी गया तो अगले साल फिर उनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए चीज़ों को थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और बाद में आपकी फैमिली और आपके बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों के पास ज़रूर एक नई इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।